हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रिफ्ट एकेडमी। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर सोहेब सलाहुद्दीन। कल की क्लास मैंने जहां पे ख़त्म की थी वहीं से आज शुरू करूंगा टॉपिक, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने शायद पढ़ भी लिया हो, रिवीजन कर लिया होगा, उसे हम लोग फिर भी 5 मिनट में दोहरा लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ाया था? कल हमने उसको 5 मिनट में बस देख लेते हैं रिवीजन के तौर पर। सबसे पहला कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या थी? ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें करंट और रिएक्शंस के बीच में रिलेशन बताया जाता था। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3 पार्ट थे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और बैटरी, जो हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या था? जिसमें करंट देने से रिएक्शन होती थी, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या था? जिसमें रिएक्शन होने से करंट होती थी। फिर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक, क्योंकि जब तक हम करंट देंगे तभी तक रिएक्शन चलेगी, उसके बाद रिएक्शन बंद हो जाएगी। ठीक है, और उसका डेल्टा जी क्या था? पॉजिटिव था। फिर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था कि रिएक्शन होने से करंट पैदा होगा, और उसके अंदर वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो, और इसीलिए उसका डेल्टा जी निगेटिव आता है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिटेल में पढ़ा था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर हम डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कराएंगे बीकर में, तो वो जो केमिकल जो आपकी एनर्जी है वो कन्वर्ट हो सकती है हीट में, ना कि करंट में कन्वर्ट हो पाएगी। तो उसके लिए हमने इंतजाम किया था इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में हमने ऑक्सीडेशन को अलग वेसल में कराया था, रिडक्शन को अलग वेसल में कराया था। ऑक्सीडेशन को हमने लेफ्ट साइड ले लिया था, रिडक्शन वाले को हमने राइट साइड ले लिया था। उसके अंदर फिर हमने क्या क्या किया था? एक था हमारा गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के 3 पार्ट थे। कौन कौन से? ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, और साथ में सॉल्ट ब्रिज। ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या था? जहां पर मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता था। नीचे सॉल्यूशन कौन सा लिया गया? जो वाटर सॉल्युबल हो सके, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। ठीक है, उसमें जहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ था ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, उस इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते थे, और जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ था रिडक्शन हाफ सेल में, उस इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते थे। इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ गया, करंट कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ गया, करंट कैथोड से निकला था, इसीलिए कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन वो करंट एनोड की तरफ गया था, तो इसीलिए हम लोगों ने कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल कहा था, और एनोड को हम लोगों ने नेगेटिव टर्मिनल कहा था। किस बेसिस पे? करंट के आने जाने के बेसिस पे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था कुछ वक्त के बाद जिंक और कॉपर का एग्जांपल लिया था, तो जिंक नीचे एक्युमुलेट हो रहा था ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, और उधर की तरफ कॉपर कम हो गया था, सल्फेट एक्युमुलेट हो रहा था। तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के एक्युमुलेट होने से, चार्ज के एक्युमुलेशन होने की वजह से वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस घट जाता है। तो उस घटने के चक्कर में हमने वहां पर एक सॉल्ट ब्रिज लगाया था, और सॉल्ट ब्रिज लगाने से क्या फायदा हुआ था? कि उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रहा था। सॉल्ट ब्रिज में हमने कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया था? तो सॉल्ट ब्रिज में हमें इलेक्ट्रोलाइट वही लेना था जो रिएक्शन करके पीपीटी ना बना दे। पीपीटी अगर बन गया तो फिर वो इलेक्ट्रोलाइट बेकार। फिर उसका हमें साइज सेम लेना था। साइज तकरीबन सेम लेने से उसकी मूव करने की कैपेसिटी सेम होगी, तो बराबरी से वो ऊपर नीचे जाएगा। तो उससे क्या होगा कि दोनों तरफ बराबरी से न्यूट्रलाइज होगा एक ही टाइम पर, जिससे कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा। साथ में वो इंटरनल सर्किट कंप्लीट कर रहा था हमारा सॉल्ट ब्रिज, और एक्सटर्नल सर्किट जो था वो वायर वाला था, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता था, और इंटरनल सर्किट के अंदर हमारा आयंस फ्लो कर रहा था। और फिर एक लास्ट पॉइंट मैंने बताया था कि इट प्रिवेंट्स जंक्शन जंक्शन पोटेंशियल। यहां तक हम लोगों ने एक नॉर्मल पढ़ लिया था। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक सवाल बहुत अच्छा आ जाता है सॉल्ट ब्रिज के ऊपर कि अगर हम ये इस तरह से लें और इसके अंदर ये सॉल्ट ब्रिज मिलाया, सॉल्ट ब्रिज ने क्या किया था? न्यूट्रलाइज ही किया था आयंस को, हाफ सेल में, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में और रिडक्शन हाफ सेल में। अब जरा सोच के देखें कि अगर हम सॉल्ट ब्रिज में केमिकल ना लें, सिर्फ और सिर्फ एक ग्लास हॉलो ट्यूब ले लें, तो ग्लास हॉलो ट्यूब ले लें, तो क्या यह पॉसिबल है कि अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाए बिना किसी केमिकल के लिए? तो कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर ऐसा हो सकता है कि यहां पर जो एक्स्ट्रा जिंक है और यहां पर जो एक्स्ट्रा सल्फेट है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि इस जगह पर पॉजिटिव एक्युमुलेशन हुआ था क्योंकि जिंक ज्यादा आ गया था, और इस जगह पर कैसा एक्युमुलेशन हुआ था? निगेटिव एक्युमुलेशन, निगेटिव चार्ज ज्यादा आ गए थे। तो अब सोच के देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां चला जाए और फिर इधर का निगेटिव जो सल्फेट एक्स्ट्रा हो गया था वो यहां का यहां चला जाए, तो फिर तो हमारा सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट लेने का खर्चा ही बच जाएगा। तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है? यहां से केमिकल प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से इधर से उधर चला जाए, हाई से लो, उधर वाला हाई से लो इधर आ जाए, तो फिर हमें इलेक्ट्रोलाइट का खर्चा बच जाएगा। लेकिन ऐसा करने से हमें क्या नुकसान होता है ये देख लेते हैं। माना कि यहां से चलो चार्ज आ गया, और इधर से भी माना कि चार्ज आ गया, और दोनों चार्ज एक दूसरे को इधर उधर जाकर के न्यूट्रलाइज कर दे। जैसे यहां से जिंक निकले क्योंकि जिंक एक्स्ट्रा था,
वो यहाँ आए और जिंक एक्स्ट्रा जो कटायन था वो यहाँ पर आके निगेटिव चार्ज को क्या कर दे, फिर न्यूट्रलाइज कर दे। यहाँ का सल्फेट निकल के यहाँ चला जाए और सल्फेट जब यहाँ निकलेगा, यहाँ आएगा तो एक्स्ट्रा जिंक को न्यूट्रलाइज कर दे। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब जिंक और सल्फेट एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे तो इनकी स्पीड अलग अलग होगी, क्योंकि इनका साइज अलग अलग है, इनकी मोबिलिटी अलग अलग है। तो मान लो कि मैं ऐसे मान लेता हूं कि इस जगह पर जिंक और सल्फेट आ करके टकरा गए, और टकराएंगे तो फिर क्या होगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं जंक्शन पोटेंशियल। जंक्शन का मतलब जहां पर मिलेगा, जहां पे मिलेगा दो केमिकल, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया जंक्शन पोटेंशियल, जहां पर जुड़ा जिंक और सल्फेट। अब ये जो जंक्शन पोटेंशियल है, इसकी एक प्रॉब्लम है। जंक्शन पोटेंशियल इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा तो आप सोचो कि हमने बैटरी ली थी, उस बैटरी का जो भी वोल्टेज था उसमें सॉल्ट ब्रिज इसीलिए मिलाया हमने कि वो पोटेंशियल डिफरेंस जो घट गया था उसे वापस से न्यूट्रलाइज कर दे, नॉर्मल मेंटेन कर दे। और तुमने सॉल्ट ब्रिज में सिर्फ हॉलो ट्यूब लेकर के उल्टा और उसका पोटेंशियल डिफरेंस घटा दिया, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को घटाता है, यानी ओवरऑल पहले से ही घटा हुआ था और तुमने उसको घटा दिया। तो इसीलिए इस तरह की हरकतें ना करें, ऐसा एक्सपेरिमेंट हम लोग नहीं करेंगे, हॉलो ट्यूब नहीं लेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। तो अब आप समझ में आया आपको जंक्शन पोटेंशियल क्या था, और जंक्शन पोटेंशियल सॉल्ट ब्रिज कैसे बचाता था, क्योंकि अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो सॉल्यूशन के मिक्सचर होने से जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो सकता है। क्लियर आपको? अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। जो हमने वो सेल बनाया था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, अब उनको हम शॉर्ट में कैसे करें। मान लें आप साइंटिस्ट के पास गए तो क्या वो हर बार आपको वो बीकर बना बना के बताएगा कि हमने ये एनोड लिया, ये कैथोड लिया, ये सॉल्ट ब्रिज लिया? इतना टाइम नहीं है उसके पास भी। तो वो शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाए कि एनोड कौन था, कैथोड कौन था, करंट किधर से किधर गया, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर गया, सॉल्ट ब्रिज में क्या लिया, सब कुछ क्लियर हो जाए। तो इसी टॉपिक को हम लोग कहेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। सेल को शॉर्ट में लिखना, छोटे में लिखना। लेकिन इसको लिखने के लिए पहले हम लोग रिएक्शन देखते हैं। जो कल वाली गैल्वेनिक सेल हुई थी उसमें रिएक्शन क्या क्या हुई थी। जैसे अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन की लेते हैं। हम लोगों ने ऑक्सीडेशन हाफ सेल में देखा था कि जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। ठीक है, जिंक ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और कन्वर्ट हो गया था वो जिंक 2+ में। जिंक 2+ में कन्वर्ट हुआ था और जिंक 2+ सॉल्यूशन में चला गया था, मतलब एक्वस स्टेट में चला गया था, और जिंक सॉलिड स्टेट में था। ऐसे ही बताओ रिडक्शन हाफ सेल क्या था। रिडक्शन हाफ सेल के अंदर कॉपर +2 ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया था जो जिंक ने छोड़ा था, और वो कॉपर में कन्वर्ट हो गया था। कॉपर +2 कहां का था? सॉल्यूशन का था। तो कॉपर +2 जो कि सॉल्यूशन के अंदर था, एक्वस सॉल्यूशन में, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और कन्वर्टेड इनटू कॉपर 2+। कॉपर 2+ से कॉपर में कन्वर्ट हो गया, जो डिपॉजिट हो गया कैथोड पे जाके सॉलिड स्टेट में। अब ये दोनों हाफ रिएक्शन है, और हाफ रिएक्शन मिलाकर के पूरी रिडॉक्स रिएक्शन होगी। तो अगर कंप्लीट करना है रिएक्शन को तो दोनों को जोड़ दें। तो बाय एडिंग दोनों को जोड़ने के बाद क्या क्या रिएक्शन आएगी? जिंक प्लस कॉपर 2+, हमने लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ा, ठीक है, दोनों को जोड़ रहे हैं, और दोनों को जोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, इधर बचा जिंक 2+ और इधर बचा कॉपर। ठीक है, हमने यहां पे बिल्कुल जोड़ के लिख लिया है, जिंक कॉपर 2+, जिंक 2+ और कॉपर को। अब गौर करो, ये तो हमने रिएक्शन लिखी। ये रिएक्शन कल जो मैंने एक इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन की जगह डायरेक्ट वाली बताई थी, जहां पे बताया था कि डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है हीट में। ठीक है, अगर उसको हम एक ही वेसल के अंदर करते हैं तो वो रिएक्शन क्या थी कल जो मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखाई थी? वो रिएक्शन थी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यही रिएक्शन थी बच्चों। अब गौर करो, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। अगर मैं इसको आयंस में तोड़ूं तो आयंस में तोड़ूंगा तो ये जिंक जिंक रहेगा, कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर 2+ है और सल्फेट 2- है, जिंक 2+ है और सल्फेट 2- है, और कॉपर अलग से है। तो अब बताओ यहां पर कॉमन क्या दिख रहा है? सल्फेट कॉमन दिख रहा है, तो सल्फेट से सल्फेट आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो सल्फेट से सल्फेट अगर कैंसिल कर दें तो क्या ये आयनिक फॉर्म में वही रिएक्शन नहीं है जो भी लिखी मैंने इधर?
देखें आप, जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर। क्या ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन सेम नहीं है? सेम है, बट वो डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कराई थी, ये इनडायरेक्ट कराई थी। तो अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाओ ये कॉपर 2 प्लस के पास यहां पर कुछ अनायन भी होगा, कॉमन अनायन, जो मैंने नहीं लिखे हैं। ठीक है, वो नहीं लिखे हैं क्योंकि मैंने उसको कैंसिल करके आयनिक फॉर्म में लिख दिया है, ना कि उसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा है। इस फॉर्म को क्या कहते हैं बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये रिएक्शन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ये वाली फॉर्म कौन सी है? आयनिक फॉर्म है। दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। अब हमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल लिखना आ गया, रिएक्शन लिखनी आ गई, तो अब हम इसका रिप्रेजेंटेशन करना सीखते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन का तरीका यह है कि आपको बीच में सॉल्ट ब्रिज लेना है, इस साइड एनोड लेना है, इस साइड कैथोड लेना है। जैसे पैरेलल लाइन से दिखाते हैं हम सॉल्ट ब्रिज को। इधर वाला साइड हमारा हो जाता है एनोड, जो कि लेफ्ट साइड में है, इधर वाला हो जाता है हमारा कैथोड, जो कि राइट साइड में। अब बताओ एनोड वाले कंपार्टमेंट में क्या था? एनोड वाले कंपार्टमेंट में जिंक था और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में था, या हम कह सकते हैं जिंक था जो कन्वर्ट हुआ था जिंक 2 प्लस में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एनोड के अंदर जिंक स्लैश जिंक सल्फेट, और कैथोड में लिखा कॉपर सल्फेट स्लैश कॉपर। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा हमने। ठीक है, हमने ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा। मॉलिक्यूलर फॉर्म में जिंक लिखा, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर। गौर करो, एनोड कंपार्टमेंट में जिंक था, जिंक सल्फेट था, कैथोड कंपार्टमेंट में कॉपर सल्फेट था और कॉपर था। अब यहां से एक अच्छी बात उठ जाती है कि जिंक सल्फेट को इधर क्यों नहीं लिखा, जिंक उधर क्यों नहीं लिख दिया, या कॉपर सल्फेट उधर क्यों नहीं लिखा, कॉपर इधर क्यों लिखा? तो आप समझे जरा सा, जिंक के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, कॉपर के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, कॉपर +2। तो अब आप ध्यान से देखो तो जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में और कॉपर +2 कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सॉल्ट ब्रिज के दोनों साइड आयंस को लिखेंगे अगर दूसरी तरफ मेटल्स है तो। ठीक है, अगर न्यूट्रल मेटल है कोई तो दोनों तरफ आयंस को लिखना सॉल्ट ब्रिज के आसपास। तो मेटल का चार्ज, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर मेटल का चार्ज और फिर मेटल। अगर हम सल्फेट हटा के बात करें यहां से, अगर हम सल्फेट को हटा देते हैं यहां से, तो सल्फेट को हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे इसको? जिंक 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस एंड देन कॉपर। क्या हम इस तरह से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं? लेकिन इसमें गौर करो, ये जो हमने लिखा है बीच में पैरेलल लाइन, ये सॉल्ट ब्रिज है। ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज। अब इस हमने सॉल्ट ब्रिज में केमिकल कौन सा इस्तेमाल किया था? तो हमने केमिकल इस्तेमाल किया था KCl एग्जाम्पल के लिए। तो हमने सॉल्ट ब्रिज के बीच में KCl लिख दिया। उसके अलावा और इसे इंफॉर्मेटिव बनाना है तो आपको फिर ये भी लिखना होगा कि सॉलिड कौन, एक्वस कौन। तो हमें यहां पर अब मालूम है कि जिंक कैसा था? सॉलिड, जिंक सल्फेट एक्वस, कॉपर सल्फेट एक्वस, कॉपर सॉलिड। तो ये और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन गया। तो अब ये और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन गया। हमने लिख दिया यहां पर सॉलिड कौन, एक्वस कौन, सॉल्ट ब्रिज में हमने लिया क्या क्या। अभी हमने एक चीज इसमें से गायब करी है कि यहां पर कंसंट्रेशन नहीं लिखा कि जो हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया वो किस कंसंट्रेशन का है, किस मोलैरिटी का है। तो चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे इसको लिख दिया कंसंट्रेशन C1 एंड इधर कंसंट्रेशन C2। अच्छा, सॉलिड है तो सॉलिड का कंसंट्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पर एक्वस वाले का एक का C1 लिख दिया, एक का C2 लिख दिया। ये कुछ भी हो सकता है, 1 मोलैरिटी, 2 मोलैरिटी, 4 मोलैरिटी, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, वो क्वेश्चन के हिसाब से हम डिपेंड करेगा। तो हमें लिखना सीख गए। अब यहाँ पे गौर करो, स्लैश क्यों लगाया? स्लैश क्या इंडिकेट करता है? स्लैश इंडिकेट करता है फेज, स्टेट अलग अलग है। जैसे ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये सॉलिड है, एक्वस है, ये सॉलिड है, तो दो डिफरेंट फेज के बीच में स्लैश लग जाएगा। क्लियर है सबको? तो इसको हम एक जनरल रिप्रेजेंटेशन में कह सकते हैं। कैसे करना चाहिए? तो इस तरह से करना चाहिए, मेटल Mn+ स्लैश Mn+M। अब ये दो डिफरेंट मेटल हो सकते हैं, मेटल से Mn+ में गया और उधर Mn+ से M में गया। ऐसे भी दिमाग में आ सकता है। आपको याद रखने का तरीका,
कि आप देखो मेटल से Mn प्लस में गया तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कंफर्म है वो एनोड होगा, एनोड होगा तो वो लेफ्ट साइड ही होगा, और Mn प्लस से M में गया तो मतलब रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हो रहा है तो वो कैथोड वाला कंपार्टमेंट होगा, कैथोड वाला कंपार्टमेंट होगा तो वो राइट साइड में ही होगा, लेफ्ट साइड में नहीं होगा। क्लियर है सबको? लेकिन कुछ जगह पे यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे क्लोरीन गैस का एक इलेक्ट्रोड होता है, वहाँ पर उल्टा लिखते हैं, वरना जनरली हम लोग यही लिखते हैं मेटल Mn प्लस M। क्लियर आप लोग सबको? अब इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल को और मैं बना के दिखाता हूं, मैं और कोई रिएक्शन लिखता हूं और आपको देखता हूं कि आप बना पाते हैं कि नहीं, उसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं कि नहीं। जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट कन्वर्टेड इनटू जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ठीक है, एक रिएक्शन ऐसे ही लिख दी मैंने। अब इस रिएक्शन को पहले आयनिक फॉर्म में करो, तो आयनिक फॉर्म में जब तोड़ोगे तो जिंक मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अच्छा, ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको ऐसे। क्या ये आयनिक फॉर्म में सही है? अब आयनिक फॉर्म में सही होने के बाद हमें ये पहचानना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन। तो आप देख के बताओ किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन। जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो ऑक्सीडेशन, और सिल्वर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन। तो बताओ बच्चों, एनोड वाले कंपार्टमेंट में किसे लेंगे, जिंक को या सिल्वर को? तो हमें जिंक को लेना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कैथोड वाले कंपार्टमेंट में किसको लेना पड़ेगा, सिल्वर को। तो इसको हम सेल को रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं कि पैरेलल लाइन बनाया, इधर सॉल्ट ब्रिज बनाया, इधर एनोड था तो एनोड को Zn2+ लिया, और इधर सिल्वर प्लस से सिल्वर लिया। ये समझ में आया सबको बच्चों कि हमने क्यों Zn को इधर ही लिया, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ था, और जिंक का अगर रिडक्शन होता तो हम उधर लेते। एक एग्जाम्पल और उठाते हैं। अच्छा, यहां पे मैंने सॉल्ट ब्रिज में कोई एग्जाम्पल नहीं लिया, वो कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। एक रिएक्शन और करके देखते हैं क्या वो सही रहेगा। Fe प्लस कॉपर सल्फेट, FeSO4 प्लस कॉपर। अब आप सोचें कि इस रिएक्शन को हमें सेल में रिप्रेजेंट करना, अगर ये सेल के अंदर हो रही है तो कैसे होगी। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, Fe सल्फेट सल्फेट कॉमन हटा दिया, आयंस के फॉर्म में किया, आयंस के फॉर्म में करने के बाद ये आ गया। अब बताओ यहां से पहचानो किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन आयरन का हुआ, आयरन 2+ में कन्वर्ट हुआ, और कॉपर 2+ से कॉपर में कन्वर्ट हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। तो आयरन से आयरन 2+ हुआ तो ऑक्सीडेशन, और कॉपर से कॉपर 2+ से कॉपर हुआ तो रिडक्शन। तो बताओ रिप्रेजेंट कैसे करें। सॉल्ट ब्रिज लेंगे पहले, इसके बाद इधर एनोड इधर कैथोड। एनोड पे किसे लेंगे, आयरन को लें या कॉपर को लें। तो हम लेंगे आयरन को, क्योंकि आयरन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो आयरन को अगर लेंगे हम तो Fe2+, Fe कन्वर्ट हुआ Fe2+ में, वहीं कॉपर 2+ कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, कॉपर के अंदर। क्या ये सबको क्लियर हुआ कि अगर रिएक्शन लिखी हुई है तो उस रिएक्शन से सेल को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले उसे आप आयनिक फॉर्म में तोड़ें, आयनिक फॉर्म में तोड़ने के बाद आप ये देखें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसे एनोड वाले कंपार्टमेंट में, जिसका रिडक्शन हुआ उसे कैथोड वाले कंपार्टमेंट में। क्लियर है सबको? तो अब हम लोग इसके आगे चलेंगे कि हमने रिप्रेजेंटेशन करना सीख लिया। अब अगर रिप्रेजेंट करा हुआ सेल हो तो उससे हम कैसे रिएक्शन लिखेंगे। अगर सेल पहले से ही रिप्रेजेंटेड हो तो उससे सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे। तो सेल रिएक्शन लिखने का तरीका मैं आपको देता हूं एग्जांपल। जैसे मैंने लिख दिया कॉपर सल्फेट, सिल्वर सल्फेट, सिल्वर, मैंने एक सेल लिख दिया ये, ठीक है। अब इस सेल से तुम्हें सेल रिएक्शन लिखनी है। तो बताओ बेटा सेल से सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे। तो सेल से सेल रिएक्शन के लिए आप यहां देखो, कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सल्फेट वाले कॉपर 2+ में। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट ये कन्वर्ट हो रहा है इसमें, तो ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट। ऐसे ही सिल्वर सल्फेट का सिल्वर कन्वर्ट हो रहा है सिल्वर वाले में, तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। तो अगर हम इस तरह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट को लिखेंगे तो फिर रिएक्शन में देखो कैसे लिखेंगे। रिएक्टेंट कौन है बेटा, कॉपर। रिएक्टेंट कौन है यहां पर, सिल्वर सल्फेट।
मिल करके क्या बना, तो प्रोडक्ट कौन है, कॉपर सल्फेट। प्रोडक्ट कौन सा है, Ag। तो क्या ये रिएक्शन हो गई, देखो पूरी की पूरी। तो अगर रिएक्शन सेल लिखा हुआ हो तो सेल में पहला वाला रिएक्टेंट, दूसरा वाला प्रोडक्ट। फिर अगर कैथोड वाले कंपार्टमेंट में देखो तो पहला वाला रिएक्टेंट, दूसरा वाला प्रोडक्ट। लेकिन ये सिंपल सेल में ही काम करता है, ये वाला जो जुगाड़ हमने बताया अभी, ये सिंपल सेल में काम करता है। जब इलेक्ट्रोड डिफरेंट टाइप्स के होंगे तो वहां पे पढ़ोगे कभी कभी उल्टा भी हो जाता है कि जो पहला दिख रहा है वही रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट है। तो आप इसको रट मत लो बिल्कुल कि पहला वाला ही हमेशा रिएक्टेंट होता है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। तो एक सिंपल रिएक्शन में ज्यादातर पहला वाला रिएक्टेंट, दूसरा वाला प्रोडक्ट, फिर इधर भी पहला वाला रिएक्टेंट, दूसरा वाला प्रोडक्ट। तो मैं एक और सेल लिख के देता हूं, आप बताएं मुझे उसमें से। तो मैंने ये एक सेल लिख के दे दिया। अब इस सेल से रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो वही तरीका, सिंपल सेल है। जब मैं आपको बता दूंगा कौन सा सेल अलग टाइप का होता है जहां पर उल्टा भी हो सकता है, जैसे क्लोरीन वाले इलेक्ट्रोड में। तो आप बताओ, पहला वाला रिएक्टेंट, दूसरा वाला प्रोडक्ट, पहला वाला रिएक्टेंट, दूसरा वाला प्रोडक्ट, कैसे लिखेंगे। सोडियम रिएक्टेंट, उधर कैडमियम नाइट्रेट रिएक्टेंट, मिलके क्या बना, सोडियम नाइट्रेट प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट, और दूसरी तरफ प्रोडक्ट कैडमियम। अगर आप गौर करो तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। देखो सोडियम मोर रिएक्टिव है, उसने कैडमियम को डिस्प्लेस कर दिया, और डिस्प्लेस कर दिया तो सोडियम नाइट्रेट बन गया और कैडमियम अलग हो गया। उससे पिछली वाली रिएक्शन में आप देखो ध्यान से, कॉपर सल्फेट वाले में कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस किया और कॉपर सल्फेट बन गया, और साथ में क्या बन गया, सिल्वर। क्लियर है। तो हमने आज दो चीजें सीखी। सबसे पहला, सेल रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंट कैसे करें, और सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हो तो उससे सेल रिएक्शन कैसे बनाएं। उम्मीद आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके आगे चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल के आगे। देखिए हम लोगों ने अभी अभी सेल रिप्रेजेंटेशन करना सीखा। सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या सीखा हमने ये सीखा कि अगर एनोड है तो एनोड वाले वेसल को लेफ्ट साइड लेना है, अगर कैथोड है तो कैथोड वाले वेसल को राइट साइड लेना है। पहले मेटल लिखना है, फिर उसके आयंस को लिखना है। उधर कैथोड के अंदर पहले आयंस को लिखना है, देन उसका मेटल लिखना है। बीच में पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन हमें इंडिकेट करती है सॉल्ट ब्रिज को। सॉल्ट ब्रिज के अंदर अगर केमिकल दिया हुआ तो वो लिख दें आप। अगर कंसंट्रेशन है गिवन तो वो कंसंट्रेशन लिख सकते हैं आप। एनोड वाले कंपार्टमेंट में भी C1 मान लिया था मैंने, और दूसरी तरफ C2 मान लिया था। वो कुछ भी कंसंट्रेशन हो सकता है, वो आप लिख सकते हैं। आयनिक फॉर्म में भी सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इवन मॉलिकुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जैसा भी आपको देखें वैसा क्वेश्चन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब हमने रिप्रेजेंटेशन के बाद, सेल को रिप्रेजेंट करने के बाद, अब हमें यह सीखना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। क्योंकि हमारा जो ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, यहाँ पर उस बैटरी का वोल्टेज हमें निकालना है। तो बैटरी का वोल्टेज निकालने के लिए हमें पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड सीखना होगा। तो हमें टॉपिक पढ़ना है पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाम बता रहा है ये, इलेक्ट्रोड मतलब एनोड कैथोड, और पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो एनोड कैथोड का पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये एनोड पर थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, तो ये इसको समझ लो थोड़ा सा। मान लो ये एनोड है या कैथोड है, कुछ भी है, इलेक्ट्रोड है, मैं सिंपल एक बस इलेक्ट्रोड बोलता हूं। अगर एनोड है तो वो भी अपने सॉल्यूशन के कांटेक्ट में होगा, और अगर कैथोड है तो वो भी अपने सॉल्यूशन के कांटेक्ट में होगा। एग्जांपल के लिए गैल्वेनिक सेल में मैंने जिंक लिया था तो नीचे जिंक सल्फेट लिया था, अगर यहां कॉपर लिया था तो मान लो कॉपर सल्फेट ले लिया था। तो इसको मैं कह रहा हूं सिर्फ इलेक्ट्रोड, और ये उसका सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोड का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन के अंदर भी चार्ज है, और इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करने से, या हम कह सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, समझना इस बात को, इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज PD मींस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन।
इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रोड तो एनोड भी हो सकता है और इलेक्ट्रोड कैथोड भी हो सकता है। तो मान लें कि जो इलेक्ट्रोड है ये एनोड हुआ तो, और ये इलेक्ट्रोड अगर कैथोड हुआ तो ये बताओ बच्चा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता था और कैथोड पर रिडक्शन होता था। अब अगर एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस पोटेंशियल को, जो एनोड और सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम एक नया नाम देंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या नाम देंगे उसका हम? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसको हम बाद में शॉर्ट में ओपी के फॉर्म में लिखेंगे। और कैथोड पे रिडक्शन होता था तो उसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम बदल गया रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको हम आरपी के नाम से लिखेंगे। आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप गौर करो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर वो इलेक्ट्रोड एनोड है तो उसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम बदल गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर वो कैथोड है इलेक्ट्रोड तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम बदल दिया हमने और चेंज करके नाम बना दिया उसका रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको हम आरपी से लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ओपी से लिख रहे हैं। ये बात सबको क्लियर हो गई। अब यहां पर स्टैंडर्ड कंडीशन अगर आ जाए तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या हो सकता है कि हम जो नीचे सॉल्यूशन ले रहे हैं, अगर ये सॉल्यूशन 1 मोलैरिटी का हो, अगर ये सॉल्यूशन कितने का हो? 1 मोलैरिटी का हो, और यहां पर टेम्परेचर 298 केल्विन हो। टेम्परेचर कितना हो? 298 केल्विन हो। और अगर गैसियस इलेक्ट्रोड हो, ये तो गैस वाला इलेक्ट्रोड नहीं है, लेकिन अगर गैस इन्वॉल्व है तो गैसियस इलेक्ट्रोड है तो प्रेशर वहां पर 1 atm हो। प्रेशर वहां पे कितना हो? 1 atm हो। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड। ये कंडीशन कौन सी है? स्टैंडर्ड। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, अब इसी का फिर से एक बार नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब ये स्टैंडर्ड कंडीशन में नापा जा रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उसका नाम जो है वो बदल के कह देंगे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या नाम बन जाएगा बेटा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसका नाम बना देंगे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। अब सोचो, जब इसका नाम बदल गया, स्टैंडर्ड बन गया, तो फिर ऑक्सीडेशन का भी नाम चेंज हो जाएगा और रिडक्शन का भी। अगर ऑक्सीडेशन का नाम चेंज करेंगे तो वर्ड लगा देंगे स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड लेकिन कब लगाएंगे? जब सॉल्यूशन 1 मोलैरिटी का हो, टेम्परेचर 298 हो, और अगर वहां पर गैसियस प्रोडक्ट या रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं तो उनका प्रेशर 1 atm होना चाहिए, जो कि आगे पढ़ेंगे हम गैसियस वाला। अभी ये गैसियस इलेक्ट्रोड नहीं है। ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही दो तरह से बन जाएगा। अगर एनोड वाला है तो उसी स्टैंडर्ड का हम नाम बनाएंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह रहे हैं? क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। और इसी का नाम बदल जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कब? जब ये कैथोड पे होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी वक्त का पोटेंशियल, चाहे वो स्टैंडर्ड कंडीशन हो नॉन स्टैंडर्ड, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन पे जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर किया जाएगा तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। और वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है और रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है। अब इन दोनों को देख के कैसे पहचानेंगे कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडक्शन है? तो देखो, ध्यान से देखना जो मैं लिख रहा हूं। मैंने एक ऊपर में लिखा है E0 और एक को लिखा है सिर्फ E। केमिस्ट्री में पोटेंशियल डिफरेंस को V से ना लिख के फिजिक्स की तरह हम लोग E से लिखते हैं। ठीक है, वो है वही पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो जिंक से जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहां पर जिंक 2+ है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो बेटा ऑक्सीडेशन। तो ये कौन सा पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। लेकिन कौन सा वाला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, नॉर्मल या स्टैंडर्ड? तो उसके ऊपर लगा हुआ है नॉट, और नॉट जब भी लगा आ जाए तो समझ जाओ वो स्टैंडर्ड है। नॉट जब भी लगाओ तो क्या है? वो स्टैंडर्ड है। तो हम कहेंगे ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और ये सिर्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसको हम स्टैंडर्ड नहीं कहेंगे। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू अलग अलग हो सकती है,
क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट्रेशन पे वोल्टेज अलग अलग आते हैं। अब ये वैल्यू कितनी कितनी होती है हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये बताएं कि जिंक जो है या जिंक कॉपर कोई भी है तो वो हमेशा एनोड की तरह ही काम करेगा जिंक। तो मैंने आपको बताया था ये मेटल पे डिपेंड करता है। जिंक अगर कॉपर के साथ जोड़ोगे तो कॉपर वहां पर कैथोड है और जिंक एनोड है, लेकिन जिंक को किसी और मेटल के साथ जोड़ोगे तो हो सकता है कि जिंक कैथोड बन जाए और दूसरा वाला मेटल एनोड बन जाए। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, जैसे मैंने ऐसे लिखा जिंक 2+, जिंक से जिंक 2+, और ये वैल्यू लिख दी मैंने 0.076 वोल्ट। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जिंक से जिंक 2+ मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड वाला कितना है 0.76 वोल्ट है, जो कि एक्सपेरिमेंटली लाया गया है। अब मैं चाहता हूं इसी का रिडक्शन पोटेंशियल लिखूं। ध्यान से देखना बच्चों, जिंक 2+ से जिंक में कन्वर्ट कर रहा हूं। क्या ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन? तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, 2+ से 0 जा रहा है और घट रहा है तो रिडक्शन है। तो इट मींस यहां पर जो पोटेंशियल आएगा वो रिडक्शन आने वाला, न कि ऑक्सीडेशन। तो उसका तरीका सबसे आसान क्या है कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आए उसका साइन बस इन्वर्स कर दो। तो साइन इन्वर्स कर दोगे तो -0.76 वोल्ट आ जाएगा। तो देखो एक बार प्लस है एक बार माइनस है। अगर ये वाला माइनस में होता तो फिर ये वाला प्लस में होता। सिर्फ हमें साइन क्या करना होता है, इन्वर्स। तो इससे हम कह सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे का इन्वर्स होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो बोलो क्या ये सही है कि रिडक्शन पोटेंशियल इनवर्स माइनस है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का? साइन माइनस प्लस होता है, इनवर्स नहीं हो जाता, साइन सिर्फ इनवर्स हो जाता है। एग्जाम्पल और देता हूं एक, जैसे मैंने एक कॉपर का एग्जाम्पल दिया, E0 कॉपर 2+ से कॉपर इज +0.34 वोल्ट। अब इसको देख के बताओ कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। पहले तो ये देखो स्टैंडर्ड है कि नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड है, नॉट लगा हुआ मतलब स्टैंडर्ड है। कॉपर 2+ से कॉपर गया यानी ऑक्सीडेशन नंबर घटा, ऑक्सीडेशन नंबर घटा तो इट मींस ये रिडक्शन पोटेंशियल है क्योंकि यहां रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल इज 0.34 वोल्ट। तो फिर अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना चाहूं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखने के लिए मुझे उल्टा करना पड़ेगा, कॉपर से कॉपर 2+ जाना पड़ेगा। और अगर ऐसा किया तो बताओ प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का यहां पर माइनस हो जाएगा। क्या आप लोगों को यह पॉइंट समझ में आया कि रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है तो ऑक्सीडेशन माइनस में हो जाएगा, और रिडक्शन माइनस में है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में, एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। और एक ही मेटल्स के आयंस का जो कपल है, जो मेटल आयंस कपल कहलाते हैं, वो प्लस में भी हो सकते हैं माइनस में भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है कि वहां पर रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, ये वैल्यू निकालते कैसे हैं? तो ये निकालने का तरीका हम अभी आगे सीखेंगे, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ लेंगे, एक टॉपिक आएगा हमारा, उसके बाद हम सीख जाएंगे कि ये निकला कैसे। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। तो हमारा ये टॉपिक हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक सिंपल लैंग्वेज में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर वो इलेक्ट्रोड एनोड है तो उसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम बन जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर वो इलेक्ट्रोड कैथोड है तो उसी का नाम बन जाएगा कैथोड की जगह रिडक्शन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड कब लगाएंगे? जब टेम्परेचर 298 होगा, प्रेशर अगर गैसियस इलेक्ट्रोड तब लेना है वरना लेने की जरूरत नहीं, और कंसंट्रेशन जो होगा वो 1 मोलैरिटी के बराबर होना चाहिए। तो फिर उस टाइम पर हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन कहलाता है, और ज्यादातर हम लोग स्टैंडर्ड ही यूज करेंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, अगर दिया हुआ कुछ ना हो, नॉर्मली सिर्फ लिखा हुआ हो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सम मेटल इज इतना, तो आप मान के चलें वो रिडक्शन है। अगर कुछ ना दिया हो तो फिर हम उसे ऑक्सीडेशन नहीं मानते, क्या मान के चल रहे होते हैं हम लोग उसे? रिडक्शन। और ज्यादातर हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही समझेंगे, लेकिन चाहो तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन ज्यादातर फॉर्मूला, ज्यादातर रिएक्शन जितनी भी होगी हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही समझेंगे। तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो इसके बाद शुरू होता है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज को हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था, लेकिन वहां पर उसको रिएक्टिविटी सीरीज के फॉर्म में पढ़ा था, जहां पे हमें बताया जाता था कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। वहां पर हमने क्या पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज में कि अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी, ये कहलाती थी रिएक्टिविटी सीरीज। लेकिन वो सिर्फ मेटल के लिए थी, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी वही है, बस उसी का इलेबोरेट फॉर्म है। और इसके अंदर सिर्फ मेटल नहीं है, मेटल, नॉन मेटल सब आ जाएंगे इसमें।
तो मेटल, नॉन मेटल, आयन सब के सब है। तो आप इस बात पर ध्यान दें, मेटल, नॉन मेटल, आयन सब है। ठीक है, इस सीरीज को कैसे अरेंज करते हैं? तो इस सीरीज को अरेंज करने के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ना कि सिर्फ नॉर्मल रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड लेंगे, वो भी सारे के सारे जो भी एलिमेंट आयन होंगे सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। तो मैं यहां पर अभी पहले एक बेसिक टर्म में समझाता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, कैसे कैसे आते हैं। तो आपको बेसिक पहले याद रखना है, लिथियम टॉप पर है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए दिखाना है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल में दिखा रहे हैं तो हमेशा किस में दिखाएंगे? इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए। लिथियम प्लस, बीच में कहीं पर हाइड्रोजन है और लास्ट में फ्लोरीन है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप ऐसे समझो, लिथियम सबसे टॉप पर, हाइड्रोजन कहीं बीच में और फ्लोरीन सबसे बॉटम पर। उल्टा भी बना सकते हो, लेकिन अभी जब इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के समझ में, देखो ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड वाले की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। इस पॉइंट को याद रखो। तो अरेंजमेंट ऑफ मेटल, नॉन मेटल, आयन इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या? अरेंजमेंट करना ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में। ठीक है, इस अरेंजमेंट को कहते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें टॉप पे लिथियम, बीच में हाइड्रोजन और लास्ट में कहीं पर फ्लोरीन। लेकिन अभी इतने एलिमेंट नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन हमें जो याद रखने हैं वो बेसिक 3 पहले याद रखने हैं। अब इन 3 में गौर करो। आपको नीचे जाने पे मैंने कहा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी इलेक्ट्रोड से पढ़ेंगे तो वहां पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0। तो अब बताओ, नीचे जाने पर मैं कह रहा हूं कि रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 है। तो यानी जो भी मेटल आयंस हाइड्रोजन के नीचे होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होगा, क्योंकि नीचे जाने पे तो बढ़ता है। और अगर 0 से ज्यादा होगा तो इट मींस रिडक्शन पोटेंशियल उनका पॉजिटिव में आएगा। किस में आएगा? पॉजिटिव में। तो नीचे वाले जितने भी हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल किस में? पॉजिटिव में। जबकि ऊपर तो रिडक्शन पोटेंशियल घटता है। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल घटता है और हाइड्रोजन का 0 है, तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी होंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे, उन सब का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव। तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक बेसिक पहले जाना कि हाइड्रोजन 0 है, इसको अपने मन से माना गया 0। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन का 0 है, नीचे गए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेगा, मतलब पॉजिटिव। ऊपर गए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल घटेगा, मतलब निगेटिव। तो जितने भी ऊपर वाले होंगे निगेटिव, जितने भी नीचे वाले होंगे पॉजिटिव, और बीच वाला जो हाइड्रोजन है वो 0। इस एक बेसिक क्राइटेरिया के बाद हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। हाइड्रोजन और लिथियम के बीच में क्या सिर्फ यही 2 एलिमेंट हैं, और भी एलिमेंट आते हैं? ऐसे ही हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में कितने एलिमेंट आते हैं? तो मैं एक पूरी लिस्ट बनाता हूं और फिर उसको याद करने का तरीका भी बताता हूं, और फिर इसका फायदा क्या है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ क्यों रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मेन सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आती है, सिर्फ फिजिकल में ही नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत सारी रिएक्शन, अगर आपको पता है कि किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि कौन वहां पर रिड्यूस होगा, कौन वहां पर ऑक्सीडाइज होगा, रिएक्शन क्या होगी, सब कुछ अंदाजा लग सकता है मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के अंदर। तो देखिए बच्चों, मैंने ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको बना के दी, पूरी लिस्ट है। देखिए ऊपर से नीचे तक हमारा लिथियम से स्टार्ट हो रहा है और बॉटम हमारा कौन सा है? फ्लोरीन। तो लिथियम से पूरे फ्लोरीन तक ये पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इसका, और फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका? फ्लोरीन का। लेकिन अब ये इतने सारे एलिमेंट अजीब अजीब से दिख रहे हैं, इनको याद कैसे करें? इन एलिमेंट्स को याद कैसे करें? आपको एग्जैक्टली पूरा याद नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ अंदाज़ा रहना चाहिए कि लिथियम टॉप पर है तो कहीं बीच में ये है आपका मैग्नीशियम है,
कहीं बीच में आपका सल्फर है तो कहीं बीच में आपका नाइट्रेट है, ऑक्सीजन है। तो इतना अंदाज़ा रहना चाहिए कौन ज़्यादा ऊपर है कौन ज़्यादा नीचे है। एग्जैक्टली बराबर याद ना हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इसको याद रखने का शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि हम लोग देखते हैं ये कैसे याद करेंगे इन पूरे इसको, जहाँ पर जितने भी मैंने एलिमेंट्स लिखे उनको याद कैसे करेंगे। तो इनको याद करने के लिए एक थोड़ी सी कहानी टाइप की समझते हैं। मान लो एक कबीला था, और कबीला होता है, कबीलों में सरदार होते हैं। तो एक सरदार था जिसका नाम था राबा। राबा सरदार था और बड़ा ही खतरनाक था। और इसका एक भाई था आयरन थर्ड। आयरन थर्ड नाम का भाई था, बड़ा ही सीधा था। तो जो राबा सरदार था उसने सोचा कि चलो पूरे दुनिया पे हुकूमत करते हैं कब्जा करके। अब हुकूमत ऐसे तो हो नहीं सकती जब तक कि लड़ाई ना हो, सब कुछ ना हो। तो अब ये जो राबा सरदार था, उस राबा सरदार ने सीधे सीधे ऊपर वाले को खत लिख दिया, मतलब भगवान को खत लिखा, लेटर लिखा। और उस लेटर में उसने ये कहा कि मुझे सिकंदर चाहिए। कौन चाहिए इसमें? सिकंदर। सिकंदर मतलब अलेक्जेंडर, जिससे कि दुनिया कब्जा कर सके। अगर सिकंदर भी नहीं है तो कम से कम यूरेनियम ही दे देना ऊपर वाले। यूरेनियम दे देंगे तो बम बम मार के जीत जाएंगे। और यूरेनियम के साथ साथ आलू भी देना। आलू इसलिए कि लड़ाई के दौरान खाना पीना तो खाएंगे। और साथ में टीवी भी देना कि खबर भी तो मालूम चले कि आसपास क्या चल रहा है। लड़ाई करने जा रहे हैं तो खबर भी मालूम होनी चाहिए। तो उस राबा सरदार ने खत लिखा किसे? ऊपर वाले को। और उसमें क्या क्या मांगा? सिकंदर, आलू और साथ साथ यूरेनियम। और ये सब मांगने के बाद उसका टीवी भी मांगा, पानी भी मांगा, पानी पीने के लिए मांगा। और साथ में उसका जो भाई था, जिसको आयरन थर्ड कह रहे हैं हम लोग, जो कि बेकार था, उसकी कोई सुनता ही नहीं था। और ये जो राबा सरदार था इतना खतरनाक था कि जिंदा क्रो, कौवा को भी खाया था भून मान के। मैंने इतना खतरनाक, आप सोच के देखो, राबा सरदार। तो अब इसकी मेनोमिक्स में देखते हैं हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट में कैसे पढ़ेंगे इसे। देखो ऊपर से देखना, बिल्कुल एक एक लाइन से। आप पहले इस पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को उतार लो और फिर हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं कैसे इसको याद करना है। आप इसे पॉज करके पहले उतार लो और फिर हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखो कैसे याद रखना है। लिख के मतलब लिख के, खत लिख रहा है वो, तो लिख के राबा सरदार, लिख के रब से, देखो लिख के रब से, किसको लिख रहा था वो? ऊपर वाले को। लिख के रब से राबा नाम का जो सरदार था, तो राबा सरदार लिख के, यहां पे लिखते रहो, साइड में अपना अपना हिंदी में लिखते रहो। लिख के रब से, लिख के रब से, कौन सा सरदार था? राबा सरदार। अच्छा, उसी गांव में काका नाना भी थे उनके, सरदार के, जिनका नाम था लासे। तो यहां पे देखो, लिख के रब से राबा सरदार काका नाना, और उन काका नाना का नाम क्या था? लासे। ये लेंथनम है, ये सीरियम है, एफ ब्लॉक एलिमेंट आता है। तो लेंथनम और ये सीरियम। तो यहां से देखो, लिख के राबा सरदार काका नाना लासे, क्या मांग रहे थे ये लोग? याद करो, मांगे। पहले क्या मांगा इन्होंने? सिकंदर, अलेक्जेंडर दे दो, पूरा का पूरा दुनिया कब्जा कर लेंगे। सिकंदर के साथ साथ यूरेनियम और साथ में आलू, ठीक है, लड़ाई करने के लिए। और टीवी में पानी। अब टीवी में पानी क्यों मांगा? टीवी पानी अलग से मांग लेते, वो अलग बात है। तो टीवी में पानी, तो पूरी लाइन पढ़ो फिर से। लिख के रब से राबा सरदार काका नाना मांगे, काका नाना लासे मांगे सिकंदर यूरेनियम आलू, कहाँ? टीवी में पानी। अब उसके बाद मैंने बोला था ना बड़ा खतरनाक है ये राबा सरदार। ये जिंदा क्रो कौवे को भी खाया था। तो देखो, जिंदा क्रो सल्फर में भूनकर, सल्फर गन पाउडर में होता है, ठीक है, बारूद में होता है। तो सल्फर में भून के, मतलब इतना खतरनाक है कि बारूद में ही भून ले रहा है ये। तो सल्फर में भूनकर दो लोहे के तवे पर, देखो आयरन सेकंड, दो लोहे के तवे पर फ्राई कर दिया। फ्राई ऐसे ये बीच में फ्राई कर दिया। तो हमें याद कैसे रखना? जिंदा क्रो सल्फर में भूनकर दो लोहे के बर्तन में फ्राई कर दिया। इतना खतरनाक था। और इसी का भाई कौन था? आयरन थर्ड, जिसकी कोई सुनता ही नहीं था, वो तो बेकार था। तो यहां देखो, कोई नहीं सुने
प्यारे भाई आयरन थर्ड हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन भी उसका कजन है तो उसकी भी कोई नहीं सुनता, बस राबा सरदार की जो वैल्यू है तो है। तो अब हमें यहां से यहां तक वाला तो एक मोटा मोटी याद हो गया, हर एलिमेंट को याद करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या था, लिख के रब से राबा सरदार काका नाना, काका नाना का नाम लासे मांगे, क्या क्या मांग रहा था, अल्मुनियम, सॉरी क्या क्या मांग रहा था, मांगे सिकंदर यूरेनियम आलू, सिकंदर यूरेनियम आलू किसमें, टीवी में पानी, उसके बाद जिंदा क्रो सल्फर में भूनकर 2 लोहे के बर्तन में फ्राई कर दिया। और कोई नहीं सुने, कोई नहीं सुनता, प्यारे भाई आयरन थर्ड मतलब Fe3+ और हाइड्रोजन की। तो हमें यहां तक हाइड्रोजन तक वाला याद हो गया। अब ये हाइड्रोजन के ऊपर है, गौर करो, ऊपर से नीचे आने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर है। और अगर हाइड्रोजन से ऊपर होंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव में होगा। तो हमने अभी पढ़ा था ऊपर से नीचे आने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो होंगे वो हाइड्रोजन से कम होंगे, और हाइड्रोजन 0 है तो ऊपर वाले जो होंगे वो निगेटिव में होंगे। तो ये सारे के सारे जितने भी लिखे हैं सबका रिडक्शन पोटेंशियल किसमें, माइनस में। जितने भी लिखे हैं हाइड्रोजन से पहले तक रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में। और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल बेटा, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0, इसका हम लोग मान के चल रहे हैं क्या, 0। अब बताओ, ये उनके नीचे वाले हाइड्रोजन के बाद ये लोग आए और ये सब उनसे ज्यादा होंगे, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखेंगे, मतलब इन सबका प्लस में होगा। तो ये जितने भी नीचे आए वो सब के सब किसमें, प्लस में। अब इनको कैसे याद रखेंगे, इनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव। इनको याद करने का तरीका क्या है, तो इनको याद करने का तरीका आप बॉटम से पढ़ोगे, यहां से नहीं पढ़ना है, नीचे से पढ़ना है। और फिर नीचे से कहानी टाइप की शॉर्टकट देखते हैं। ये ऐसे याद रखेंगे, एक आंटी थी, बड़ी खतरनाक आंटी, जैसे उधर राबा सरदार खतरनाक वैसे ही एक आंटी खतरनाक। आंटी ने ऑक्सीजन को पीट दिया, मतलब इतनी भयंकर आंटी थी कि ऑक्सीजन को पकड़ पकड़ के पीटा, अब बार बार पीटा, एक बार दो बार नहीं, बार बार पीटा। और तो और ऑक्सीजन का दोस्त था नाइट्रेट, वो बचाने आया था ऑक्सीजन को, उसको भी सुना दिया, उसको इडियट भी कहा, कुत्ता भी कहा, सब कुछ पकड़ के सुना दिया। तो देखो कैसे याद रखना है, एफ मतलब फिर से आंटी, फिर से आंटी, ने ऐसा ही है, ने बीच में आ रहा है, फिर से आंटी ने कल, आंटी ने कल ऑक्सीजन को ऐसा ही है, ऑक्सीजन को पीटा, मतलब पकड़ के मारा, पीटा बार बार, Br2 बार बार। तो देखो, फिर से आंटी ने कल ऑक्सीजन को पीटा बार बार, और ऑक्सीजन को तो पीटा ही था, और साथ में उसके दोस्त नाइट्रेट था, उसको भी सुनाया था। ऑक्सीजन को पीटा बार बार, नाइट्रेट से आगे इडियट, उसको इडियट भी सुनाया, कुत्ता भी सुनाया, इडियट कुत्ता भी सुनाया, मतलब कोई कसर छोड़ी नहीं इस आंटी ने। तो क्या क्या था बताओ, पूरा शुरू से बोलो, एक ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरा देखते हैं। लिख के रब से राबा सरदार काका नाना लासे मांगे सिकंदर यूरेनियम आलू, टीवी में पानी, ठीक है, जिंदा क्रो सल्फर में भूनकर 2 लोहे के बर्तन में फ्राई कर दिया। कोई नहीं सुने प्यारे भाई आयरन थर्ड हाइड्रोजन की। उसके बाद यहां से आते हैं, फिर से आंटी ने ऐसे ही, आंटी ने कल ऑक्सीजन को पीटा बार बार, और तो और नाइट्रेट से आगे इडियट कुत्ता भी सुनाया, मतलब उसको पकड़ के सुना दिया अच्छे से नाइट्रेट को। तो अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक बेसिक हो गया है। इसमें देखो हर आयंस नहीं है, बहुत सारे आयंस अभी इसमें गायब है, जैसे पर मैग्नेट आयन गायब है, क्रोमेट आयन गायब है, डाइक्रोमेट गायब है। वो सब मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाता हूं ना तो वहां पर इसको लेके चलता हूं। लेकिन आपने एक मोटा मोटी जान लिया, लिथियम सबसे टॉप पर, फ्लोरीन सबसे बॉटम पर, बीच में कहीं हाइड्रोजन का 0, ऊपर वाला निगेटिव, नीचे वाला हाइड्रोजन के पॉजिटिव।
और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल, नॉन मेटल, आयन सारे आ जाते हैं। लेकिन हाँ ध्यान रहे सबको रिडक्शन के टर्म में कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करा के करा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी रिडक्शन पोटेंशियल हैं सब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में है, और ऊपर से नीचे आने पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लगातार बढ़ता जा रहा है। क्लियर? तो अब हम लोग ये बात 5 मिनट में रिवाइज कर लें जो हमने आज पढ़ा। हमने आज शुरू से क्या पढ़ा? सॉल्ट ब्रिज। सबसे पहले कि सॉल्ट ब्रिज में हमने इलेक्ट्रोलाइट ही क्यों लेंगे, डायरेक्ट मिला देते। डायरेक्ट मिलाने पे भी क्या प्रॉब्लम थी? तो डायरेक्ट मिलाने पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब वो आयंस आपस में आएंगे तो वहां पर पोटेंशियल, जब टकराएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम था जंक्शन पोटेंशियल। और वो जंक्शन पोटेंशियल इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा तो वो बैटरी का वोल्टेज और गिरा देगा। तो उस बैटरी का वोल्टेज ना गिरने से अच्छा है कि वहां पर उसमें इलेक्ट्रोलाइट भर दो जिससे कि आपका सॉल्ट ब्रिज काम करे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इतने बड़े सेल को बनाएंगे बार बार या उसको शॉर्टकट में लिखे, तो शॉर्टकट में लिखने का तरीका बताया था कि जो आपका एनोड वाला कंपार्टमेंट है वो लेफ्ट साइड दिखाओ, कैथोड वाला कंपार्टमेंट राइट साइड दिखाओ, मेटल को Mn+ में कन्वर्ट होते हुए दिखाओ, कैथोड के अंदर Mn+ से M में कन्वर्ट होते हुए दिखाओ। और फिर उस सेल रिप्रेजेंटेशन से हमने सेल रिएक्शन भी लिखना सीखा था, और बीच में पैरेलल लाइन लो, पैरेलल लाइन का मतलब सॉल्ट ब्रिज वाला। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने वहां पर रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंटेशन और सेल रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन भी लिखना सीखा, दोनों सीख लिया था। फिर हमने एक टॉपिक आया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर वो इलेक्ट्रोड एनोड है तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कहेंगे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर वो कैथोड है तो उसे हम कहेंगे हम रिडक्शन पोटेंशियल। अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशन में लिया गया है, 298 केल्विन में लिया गया है और उसका मोलैरिटी 1 है, तो वो स्टैंडर्ड नाम लगा देते हैं और स्टैंडर्ड में नॉट लगाते हैं। स्टैंडर्ड में क्या लगाते हैं? नॉट। और उसमें अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर गैसियस इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व है, जो हम आगे पढ़ेंगे, तो वहां पर हमें प्रेशर देखना होता है, 1 ATM नॉर्मली ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल जो नया जमाना आ गया तो इसमें स्टैंडर्ड 1 बार है, ना कि 1 ATM। लेकिन फिर भी आजकल हम लोग पुरानी किताबों से चल रहे हैं तो 1 ATM ही लेके चलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल पढ़ लिया, फिर हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ लिया। फिर एक पॉइंट और पढ़ा कि एक ही एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया और उसी का रिडक्शन पोटेंशियल बोले निकालने को, तो प्लस का माइनस कर दो, अगर माइनस है तो प्लस कर दो। मींस साइन बस रिवर्स हो जाता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। फिर हमने उस पूरे रिडक्शन पोटेंशियल की हमने एक सीरीज पढ़ी जिसका नाम था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब अरेंजमेंट होना, किसका? मेटल, नॉन मेटल, आयंस, इन सब का अरेंजमेंट होना। और अरेंजमेंट इस तरह से करना कि ऊपर से नीचे आने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़े, जिसमें बीच में हाइड्रोजन का 0, टॉप वाले लिथियम का नेगेटिव और नीचे वाले फ्लोरीन का पॉजिटिव। और ट्रिक याद करने का तरीका, लिख के रब से राबा सरदार, काका नाना, लासे मांगे, मांगे सिकंदर, यूरेनियम, आलू, टीवी में पानी, इतनी सारी चीज़ें मांग रहा है। और जिंदा क्रो, यहाँ पे देखो ध्यान से, जिंदा क्रो सल्फर में भूनकर 2 लोहे के बर्तन में फ्राई कर दिया। कोई नहीं सुने प्यारे भाई आयरन थर्ड हाइड्रोजन की। और उसके बाद नीचे से फिर से आंटी ने कल ऑक्सीजन को पीटा बार बार, और कल ऑक्सीजन को पीटा बार बार, नाइट्रेट से आगे इडियट कुत्ता भी सुनाया, मतलब पकड़ के रख दिया उसे। तो अब हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ में आ गई, रटने की जरूरत नहीं है, बस एक नॉर्मल याद रखना कि सिल्वर उधर है, ये इधर है, कौन ऊपर है कौन नीचे है, बस इतना काफ़ी है, रटने की जरूरत नहीं। अब हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ क्यों रहे थे? तो इसको हम पढ़ना, इसका हमें पढ़ना एप्लीकेशन, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का फायदा क्या है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या फ़ायदा पहुंचाता है। याद करो बच्चों, मैंने शुरू में एक बार बताया था कि कॉपर और जिंक में से जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। लेकिन सवाल उठ सकता था कि कॉपर ने क्यों नहीं किया इलेक्ट्रॉन लॉस और जिंक ने क्यों इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया? तो उसका रीज़न सब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर से आएगा। तो हमारे यहाँ पर अलग अलग एप्लीकेशन पढ़नी है, जैसे कि हमारी सबसे पहली एप्लीकेशन है कि अगर हमारे पास कोई 2 मेटल्स दिए हों तो हमें कैसे मालूम चले कि कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा। तो ये इसकी सबसे पहली एप्लीकेशन है। इसी तरह से हम एक और बात जानेंगे कि रिएक्टिविटी क्या है।
कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। तो हमारा सेकंड एप्लीकेशन होगा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। और जब मेटल की रिएक्टिविटी देख रहे हैं तो इस बार नॉन मेटल की भी रिएक्टिविटी देखनी होगी। तो हमारा थर्ड है एप्लीकेशन रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, यानी मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। फिर हमारा फोर्थ एप्लीकेशन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके अलावा पांचवा है हमारा कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। फिर छठा एप्लीकेशन है टू प्रेडिक्ट स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फिर सातवां है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। आठवां है ऑक्सीडाइजिंग पावर। नवां है रिड्यूसिंग पावर। 10वां है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड। और 11वां है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आप ध्यान से देखें, मैंने ये 10-11 एप्लीकेशन लिखे हैं। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का सिर्फ हल्का फुल्का भी आप जान गए कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, तो आप इससे 10-11 चीज़ें जान सकते हो। क्या क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिर्फ 2 पोटेंशियल दिया हो तो आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन एनोड है कौन कैथोड है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो हम बताएंगे अभी। इवन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल की मदद से कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। इसी तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा नॉन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा नॉन मेटल कम रिएक्टिव है। और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगर आपने रिएक्टिविटी पहचान ली मेटल और नॉन मेटल की तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में यही तो होता है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। ऐसी नॉन मेटल में भी मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। तो वो तो इसी का पार्ट है। तो हमने इससे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये चारों पार्ट सीखेंगे। 5वां पार्ट, हम जो बैटरी बना रहे थे उस बैटरी में कुछ ना कुछ वोल्टेज आ रहा था, वो वोल्टेज कितना आ रहा है एग्जैक्ट वो हम निकालना सीखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्टेज जो है हमारा वो वोल्टेज सेल का कितना है पूरी बैटरी का वो सीखेंगे। फिर हम छठा क्या सीखेंगे, टू प्रेडिक्ट स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब जो हमने बैटरी बनाई है वो काम करेगी भी कि नहीं करेगी, ये स्पॉन्टेनिटी की वो फिजिबल है कि फिजिबल नहीं है, स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसको चेक करने के लिए भी हम एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे। फिर हम 7वां एप्लीकेशन देखो क्या लिखा है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, कि कौन सा मेटल किस एसिड से रिएक्शन करेगा। सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे पहचानना कि क्या वो रिएक्शन मेटल से रिएक्शन करेगा या वो रिएक्शन मेटल जो है वो एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा, सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर। यही हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन है। 8वां हम ये पहचानेंगे कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ हो तो किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा, कौन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, कौन किसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, कौन किससे इलेक्ट्रॉन निकलवा सकता है, कौन किससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलवा सकता। यानी पूरा ऑक्सीडाइजिंग पावर रिड्यूसिंग पावर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ेंगे। साथ साथ हम थर्मल स्टेबिलिटी भी पहचानेंगे कि कोई मेटल ऑक्साइड है वो कितना थर्मली स्टेबल है, कि हीट देने पे वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा। 3-4 मेटल्स के ऑक्साइड उनमें आपस में कंपैरिजन करेंगे कि क्या वो थर्मली स्टेबल है या नहीं है। सिर्फ किसके बेसिस पर, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ मेटल नॉन मेटल आयंस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या उसके रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो उनके बेसिस पर। और लास्ट हमारा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये इलेक्ट्रोलाइसिस वाला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सिर्फ इसी में काम नहीं आएगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी काम आएगी। तो आज का हमारा इतना ही रहता है।